ये घटना 24 जनवरी 2006 की है। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसकी जानकारी लिखी जाने लगी तो पता चला कि वो अपने पति का नाम नहीं बता पा रही है। इस बात से खुलासा हुआ कि वो महिला अविवाहित है। धीरे धीरे ये बात पूरे अस्पताल में आग की तरफ फैल गई। उसे उसकी माँ अस्पताल लेकर आई थी। तभी एक युवक जिसका नाम अनिल था, उनकी मदद के लिए आगे आया। उसने माँ और बेटी से कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे पैसे हो या खून, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूँ। ये सुनकर माँ और बेटी को थोड़ी राहत मिली। अनिल अस्पताल के उसी कमरे के बाहर बैठ गया जहाँ वो महिला भर्ती थी, और तब तक बैठा रहा जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो गई। डिलीवरी के बाद महिला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अनिल ने उनसे कहा, आप चिंता न करें, इन बच्चों की अच्छी परवरिश करना, लेकिन इस जगह पर नहीं जहां आप अभी तक रहती थी। लोग सवाल करेंगे, आप किसी नई जगह जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। महिला और उसकी माँ ने अनिल की सलाह मानी और अपने घर लौट गई। लेकिन 17 दिन बाद उस गांव में एक खौफनाक खबर फैली। महिला और उसकी दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका गला धारदार हथियार से रेता गया था। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस, सीबीआई और तमाम एजेंसियां इस हत्याकांड के पीछे के दोषियों को ढूंढने में जुट गई, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पूरे 19 इयर्स के बाद एक अधिकारी की कुशलता से ये मामला सुलझा। जब दोनों अपराधी, जो फौजी थे, गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने पुलिस से पूछा, हमें कैसे पकड़ा गया? इसे एक बात तो तय है, पुलिस अगर मान ले तो कोई अपराधी कानून से नहीं बच सकता है। आज की कहानी केरल के कोल्लम जिले के आंचल गांव की है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें जरूर पड़ता है। 10 फरवरी 2006 को एक महिला संतम्मा अपनी बेटी और उसकी नवजात जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। संतम्मा अपनी बेटी की गर्भावस्था की जानकारी पंचायत भवन में जमा करने गई थी। जब वहां लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और उसकी जुड़वा बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके गले धारदार हथियार से रेते गए थे। संतम्मा की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। 3 हत्याओं की ये वारदात पूरे प्रदेश में सनसनी बन गई। हर कोई जानना चाहता था कि ये घिनौना काम किसने किया था। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पूछताछ और पड़ताल में पता चलता है कि कत्ल के दिन एक बाइक उस इलाके में देखी गई थी। बाइक पर एक युवक आया था और उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया था। जब गांव वालों से बाइक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो कुन्नूर के श्रीकंदपुरम का रहने वाला व्यक्ति राजेश कुमार था। राजेश भारतीय सेना में फौजी था। पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि राजेश कुमार इस परिवार से क्यों जुड़ा था। जब पुलिस राजेश की तलाश में जाती है तो पता चलता है कि वो ड्यूटी पर चला गया है। उसकी पोस्टिंग पंजाब के पठानकोट में 45 एड रेजिमेंट में थी। जांच में एक और नाम सामने आता है, दिलीप कुमार। जब पुलिस संतम्मा से दिलीप कुमार के बारे में पूछती है तो वो भावुक हो जाती है और रोते रोते अपनी बेटी रंजनी की कहानी बताती है। संतम्मा कहती है कि उनकी बेटी रंजनी और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। दिलीप भारतीय सेना में तैनात था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। एक दिन रंजनी गर्भवती हो गई और उसने ये बात दिलीप को बताई, लेकिन दिलीप ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और कहा कि बच्चा रखने से उनकी शादी में दिक्कतें आ सकती है। उसने रंजनी से गर्भपात करने को कहा, लेकिन रंजनी ने साफ मना कर दिया। रंजनी ने कहा, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे जन्म दूंगी। तुम्हें इसे स्वीकार करना हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर दिलीप नाराज हो गया और अपनी ड्यूटी पर लौट गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रंजनी का पेट बढ़ता गया और उसके गर्भवती होने की बात गांव में फैलने लगी। संतम्मा को लगा कि अगर रंजनी की डिलीवरी आसपास कराई गई
तो ये बात और फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने रंजनी को लेकर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एसएटी हॉस्पिटल में पहुंची। हॉस्पिटल में रंजनी को भर्ती कराया गया। वहां ये बात सामने आई कि वो अविवाहित है और फिर भी गर्भवती है। ये खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। इसी दौरान अनिल नाम का एक युवक उनकी मदद के लिए आगे आया। अनिल ने कहा, मैं भी कोल्लम जिले का रहने वाला हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसे की, खून की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। अनिल ने अपनी दरिया दिली दिखाई और हॉस्पिटल के उस कमरे के सामने बैठकर इंतजार करता रहा जहां रंजनी भर्ती थी। वो हर परिस्थिति में उनकी मदद के लिए तैयार था, ये सोचकर कि ऐसे मुश्किल वक्त में मदद करना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। अनिल कुमार, जो कि असल में राजेश कुमार था, उसी का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसकी सच्चाई पुलिस के सामने तब खुलती है जब संतम्मा और गांव वालों की गवाही से यह साबित हो जाता है कि वो केवल मददगार बनकर नहीं आया था, बल्कि फौजी दिलीप कुमार का साथी था। दिलीप ने उसे ये काम सौंपा था ताकि वो रंजनी और उसकी बेटियों से पीछा छुड़ा सके। रंजनी ने जब हॉस्पिटल में और समाज के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की, तो उसे फौजी दिलीप द्वारा बार बार अपमान सहना पड़ा। दिलीप ने उस पर आरोप लगाए कि वो किसी और के साथ संबंध रख चुकी है और ये बच्चे उसके नहीं हैं। रंजनी ने अपनी बेटियों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर जांच की मांग की। आयोग के आदेश पर दिलीप और रंजनी की बेटियों के डीएनए सैंपल लिए गए। जब रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि बेटियां दिलीप की थी। इससे ये बात पक्की हो गई थी कि दिलीप ने जानबूझकर इस षड्यंत्र को रचा था। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा जहां सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया गया। 2010 में जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन 3 साल तक भी अपराधी पकड़ में नहीं आए। 2013 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन दिलीप और राजेश तब भी फरार थे। केरल पुलिस के एडीजीपी मनोज अब्राहम ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पुराने पेंडिंग केसों को फिर से जांचा जाए। इस दौरान एक तकनीकी अधिकारी ने इस केस का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा कि ये केस अब तक अनसुलझा है और अपराधी आज भी फरार है। मनोज अब्राहम ने केस की फाइल मंगाई और इसे खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टीम को यह निर्देश किया कि इस केस को प्राथमिकता दी जाए। नई तकनीक और आधुनिक जांच पद्धतियों के सहारे पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। आखिरकार तकनीकी विश्लेषण और वर्षों की मेहनत के बाद पुलिस दिलीप और राजेश का पता लगाने में सफल रही। दिलीप और राजेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दिलीप को पकड़ा गया तो उसने पुलिस से कहा, साहब ये तो बता दो कि आप हमें आखिर पकड़ कैसे पाए। ये घटना और इसके पीछे की जांच ये साबित करती है कि चाहे अपराध कितना भी पुराना हो और अपराधी कितना भी चतुर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच पाना मुश्किल है। पुलिस ने एआई की मदद से जो तरीका अपनाया वो अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब केस को फिर से खोला गया तो एडीजीपी मनोज अब्राहम की टीम ने अपराधियों को ढूंढने के लिए एक नई रणनीति बनाई। तकनीकी अधिकारी ने 19 ईयर पुरानी तस्वीरों का सहारा लिया और एआई का उपयोग करके ये अनुमान लगाया कि इतने वर्षों बाद अपराधियों की शक्ल सूरत कैसी हो सकती है। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया ताकि संभवित मिलान हो सके। इस प्रक्रिया में विष्णु कुमार नामक व्यक्ति की तस्वीर सामने आई जो 90% मैच कर गई। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि विष्णु कुमार वास्तव में वही राजेश कुमार था, जिसने अनिल बनकर रंजनी की मदद के नाम पर इस साजिश में हिस्सा लिया था। राजेश कुमार पौंडीचेरी में एक महिला शिक्षिका से शादी करके अपनी पहचान बदल चुका था और विष्णु कुमार के नाम से शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने साथी दिलीप कुमार, जो अब प्रवीण कुमार के नाम से जाना जाता था, का पता बताया। दिलीप भी पौंडीचेरी में रहता था और इंटीरियर डिजाइन का काम करता था। उसने भी एक महिला शिक्षिका से शादी कर ली थी और अपने परिवार से पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पकड़कर केरल लाया गया जहां उनसे आगे की पूछताछ की गई। दिलीप ने पुलिस से पूछा, साहब हमें पकड़ा कैसे?
पुलिस ने उन्हें एआई तकनीकी का पूरा विवरण दिया। ये सुनकर दोनों अपराधी सकते में आ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इतने सालों बाद कोई उन्हें खोज नहीं पाएगा। 19 ईयर की लंबी लड़ाई के बाद रंजनी और इसकी बेटियों को न्याय मिला। जिन बेटियों ने अपने पिता का नाम साबित करने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, उन्हें आखिरकार इंसाफ मिल गया। अब कानून इन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये अदालत तय करेगी। लेकिन यह तय है कि वो सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहेंगे। हत्या और साजिश जैसे गंभीर अपराधों के लिए उन्हें कड़ी सजा मिलना निश्चित है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद केवल आपको जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के जख्मों को हरा करना बिल्कुल नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें पछताना ना पड़े। रंजनी ने केवल अपनी बेटियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। वो किसी से सहानुभूति या किसी का साथ नहीं चाहती थी, केवल अपने बच्चों के पिता का नाम साबित करना चाहती थी, ताकि समाज की भेदभाव भरी नजरों से अपनी बेटियों को बचा सके। दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा कदम ना उठाए जो आगे चलकर किसी के लिए पीड़ा का कारण बने। सोच समझकर लिए गए निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।